चलिए शुरू करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर जो है हमारा पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषाएं एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास का पहला पेपर है। ये 2016 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ में आया हुआ था कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है भैया, पहले अपना कंफर्म कर लें। आफ्टर दैट चेक दैट यू डिड डू योर करेक्ट आंसर और नॉट। तो भैया इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 11 वॉवेल्स होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। चलो भाई, सेकंड जो क्वेश्चन आया था, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव क्या है। तो भैया उच्चारण तो वो कंठ से भी कर सकता है, दंत से भी कर सकता है ना, और काकलिन सभी से हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन सा है उच्चारण। उच्चारण हमारा 5 है। कंठ है, ठीक है भैया, कंठ है, तालु है हमारा, कंठ तालु, दंत है हमारा, उसके बाद ओष्ठ है हमारा भैया, कंठ तालु दंत ओष्ठ और मूर्धा। मूर्धा ये 3 2 5, ये 5 उच्चारण स्थान है जहाँ से उच्चारण किया जा सकता है। यहाँ से प्रश्न डीएलएड 2016 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन भैया जो एग्जाम में आया था, ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखें। मानव के मुख से निकली श्वास का, सांस का अध्ययन तो करेंगे नहीं। मानव के मुख से निकली चीख का, ये भी नहीं होगा। ध्वनि विज्ञान में ध्वनि का अध्ययन करेंगे, तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ये थर्ड एमसीक्यू है जो कि डीएलएड 2016 के 4th सेमेस्टर में आया हुआ था। अगला प्रश्न भैया अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। मतलब ओष्ठ जो हम बोलते हैं ना, तो ओठ हमारा, उसकी ओठ का जो शेप होता है उसके बेसिस पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवृत्ताकार, एक वृत्ताकार। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बट ये वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। तो भैया 2 टाइप के होते हैं, है ना, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जिसके उच्चारण में ओठ हमारे गोल गोल हो जाए, जैसे ऊ, ओ, ओ। इसमें क्या होगा, ओठ हमारा गोल गोल हो जाएगा ना, तो ये वृत्ताकार हो गया। ठीक, जिसमें ओठ गोल ना हो, डायरेक्टली हम उसका उच्चारण कर पाएँ, अवृत्ताकार। ठीक, तो आ ई ए री। तो भाई यही तो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं 2 टाइप के, वृत्ताकार अवृत्ताकार। हमने ये भी देख लिया, जिसके उच्चारण में ओठ गोल हो वो वृत्ताकार, जिसमें गोल ना हो अवृत्ताकार। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, छोटा ओ और बड़ा ओ, औ, ये सब वृत्ताकार हैं। अवृत्ताकार जो डायरेक्टली हम बोल पाएँ, आ ई ये सब होंगे। ठीक, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से हमारा 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 भागों में। अब भाई वो तीनों व्यंजन देख लो, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। हमने ये 3 व्यंजन देखा। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आएंगे, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। एक वर्ग में कुल 5 होते हैं। जैसे का वर्ग में क्या होगा, का खा गा घा अंगा, चा टा ता पा, ये कुल 5 वर्ग होते हैं। तो ये पांचों वर्ग के जितने भी वर्ड हैं ये स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अंतस्थ में क्या आएगा, या रा ला वा। ऊष्म में जिनको बोलने पर ऊष्मा निकले, है ना, सा शा शा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और ये सब वर्ड उसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई इसमें हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डीएलएड 2016 में आया हुआ था, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये क्या होते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ये होते हैं, मतलब ये जो उच्चारण में प्रयत्न जो हो रहा है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं जिसकी वजह से, वो किन किन वजहों से होता है। स्वर तंत्री में कंपन से होता है, करेक्ट बात है। श्वास की मात्रा से होता है, ये भी करेक्ट है। जिह्वा और अन्य अवयवों द्वारा जो है ध्वनि निकलता है। तो इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। तो ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। और ये कौन कहाँ कहाँ से होते हैं, इन सभी से होते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन है? दंत व्यंजन, तो भैया ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, ता था धना, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, दंत व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, डीएलएड 2016 में आया है। कह रहा है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में किसका प्रयोग होता है? बहुत आसान है, उत्साह, हर्ष, शोक ये सब व्यक्त करना है तो भैया विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। इतना आसान आसान आया है डीएलएड में। आओ बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ढा वर्ड किस वर्ग में आता है? ढा वर्ग, ढा वर्ग किस में आएगा? टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, ढा वर्ग टा वर्ग में आएगा, बस बात खत्म। कह रहा है कि 13 संख्या क्या है? 13 क्या है भैया? विषम है ना, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम होगा, सम तो होगा नहीं। कह रहा है कि अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब क्या होता है? घटना, 2 5 7 9 11 क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न भैया, भाग की संक्रियाएं होती हैं, मतलब भाग में किसका किसका यूज होता है? तो भाग, ये तो फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना। तो भाग की संक्रियाओं में भाज्य का भी प्रयोग होता है, भाजक का भी होता है, भागफल का, तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया, डीएलएड 2016 में आया था। भाषा शिक्षण के पक्ष कौन से हैं? क्या भाषा शिक्षण का पक्ष केवल पढ़ना होता है या लिखना होता है, व्याकरण होता है? सब कुछ होता है, पठन, लेखन, व्याकरण, श्रवण भी होता है, ये सभी क्या है? भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। तो इसमें ऑल ऑप्शंस करेक्ट, मतलब उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14 है एमसीक्यू का। कह रहा है कि भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। भाषिक अज्ञानता है ना, क्या क्या है? भाषा में कौन कौन सी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं? भैया भाषा में लिपि संबंधी अज्ञानता भी हो सकती है, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान हो सकता है, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव हो सकता है, मतलब इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे, उपयुक्त सभी। ठीक, अब सोचोगे भैया एक ऐसा क्वेश्चन है, 99 में दहाई का अंक है 9, 69 में पूछता दहाई का अंक, तो क्या बताते हैं? ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का, तो दहाई का अंक 69 में क्या है? 6 है भैया। 99 में दहाई का अंक 9। इस तरीके से भैया हमारे कुल 15 एमसीक्यू जो है कंप्लीट होते हुए, जो 2016 में आए हुए थे। तो भैया जिस तरीके से 2016 के सारे एमसीक्यू को बस 7 मिनट में हमने कंप्लीट किया, ऐसे ही 2017 के सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, ये किसका कथन है? तो भैया ये श्रीमती मांटेश्वरी का कथन है। जैसे देख लो एक बार, लेखन क्या है? एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, श्रीमती मांटेश्वरी का ये कथन है, याद रखना। पहला एमसीक्यू 2017 में आया हुआ है। सेकंड है, किसका उच्चारण कंठ के स्पर्श होता है? देखो ये उच्चारण स्थान से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, कंठ से का खा गा घा। अच्छा इसका हम पूछे तो ये किसका है? ये तालु का है, चाचा चाचा, ये क्या है? तालु का है। ये हमारा कंठ तालु है ना, और उसके बाद ता था दाधा, ये हमारा दंत का है, ये मूर्धा का है, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, पा वर्ग आएगा तो वो ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? हम कैसे ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं, ये हमें बताना है। प्रत्यक्ष निरीक्षण और रचना अनुभव, सही बात है। विचार विनिमय और दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, दूसरों से शिक्षा तो हम लेंगे ही ना, तब भी ज्ञान वृद्धि हो जाएगा। स्वाध्याय और पठन अभ्यास, हम अपना खुद भी पढ़ करके ज्ञान वृद्धि और ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? कोई बच्चा अगर विराम संबंधी समस्या, मतलब उसको विराम का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब क्या? आत्मविश्वास का अभाव नहीं, आत्मविश्वास का अभाव रहेगा वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, है ना। विराम चिन्ह का ज्ञान ही नहीं है उसको, इसीलिए वो कोई बात कहीं कॉमा लगा है तो भी जल्दी से पढ़ दे रहा है, पूर्ण विराम लग रहा है, क्वेश्चन मार्क, कहीं पर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, विस्मयादिबोधक, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं है। ये डीएलएड 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पूछ रहा है विपरीत स्वर कौन से हैं? विपरीत स्वर, तो भैया विपरीत स्वर है हमारा आ और औ, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ये सब तो स्पर्श व्यंजन है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया है, स्वर पूछ रहा है ना, तो ये सब तो व्यंजन है, ये सब ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आ और अ ये विपरीत स्वर है, ये मुख आकृति के आधार पर होता है ना, विपरीत, समृत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृत, ये देख लो भैया मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विपरीत स्वर में क्या होगा? आ, विपरीत ना,
और अर्धविपरीत में जिसमें आधा मोखले आ ए ओ है ना, समृत में ई ऊ री है ना, अर्ध समृत में ए ओ, ठीक। तो ये अर्ध समृत है। विपरीत में आ, और आ भी आ सकता है विपरीत में, और जो ये वाला होता है ना आ के ऊपर वाला ये औ जिसको हम बोलते हैं ना, ये वाला भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बाकी अर्धविपरीत में आ ए ओ, समृत में ई ऊ ओ, ठीक है। अर्धसमृत में ए और ओ। आनंद का पर्यायवाची, आनंद मतलब खुशी, सुख, प्रमोद या प्रमाद बोलता, अविष्यता, मोद, सब कुछ सही है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट आनंद का पर्यायवाची। कह रहा भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन है कौन सा, छात्राज्ञा है ना, और कौन सा नहीं है, तो इया नहीं है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, बड़ा, ये सब ह्रस्व, आ ई ऊ है ना, ये सब ह्रस्व है, तो दीर्घ क्या हो जाएगा, बड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। उच्चारण करके देख लो वाह और बा का। जब हम बा का उच्चारण करते हैं, पा फा बा, बा में क्या हो ना, ओठ ओठ में जाके स्पर्श करता है ना, ओठ ओठ में स्पर्श करता है, दांत में नहीं करता। यहाँ पूछ रहा है कि निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करे, तो वो वाह है। चाहे वाह को 5-6 बार बोलो वाह, तो फिर ये ओठ दांत में जाके स्पर्श करेगा। अच्छा, इसीलिए वाह को ना भैया, वाह को हम क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, ये हमारा दंतोष्ठ होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें वाह का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, इसमें हमारा ओठ जा कर के दांत को स्पर्श करता है। लेकिन ये जो है ना बा, इसमें ओठ ओठ को स्पर्श करता है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 में डीएलएड में आया हुआ था। कह रहा है वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना हो, कम ठहरना होगा तो क्या करोगे भैया, जब कम ठहरना होगा तो हम वहाँ अल्प विराम का यूज करेंगे। पूर्ण विराम जहाँ ज़्यादा ठहरना हो, ये होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि भैया 4328 में दहाई वाली संख्या क्या है। देखो इधर से काउंट किया था, राइट साइड से, दाएं से काउंट करते हैं। कहाँ से, दाएं से हम काउंट कर सकते हैं। 8 क्या है, इकाई है। 2 क्या है, दहाई। 3 सैकड़ा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। और 4 क्या है, हजार है। तो दहाई वाला अंक क्या है भैया, 2 है हमारा। 1s 10s 100 1000s है ना, तो 2 क्या है हमारा, दहाई। दहाई का अंक, ये बहुत पूछा रहा है, इकाई का अंक कौन सा, दहाई का अंक कौन सा है। जैसे मान लो अभी कोई क्वेश्चन आ जाए 5276, इसमें पूछ ले सैकड़ा क्या हुआ, तो भैया ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा कौन सा है, 2। ऐसे पूछा सकता है ना, ऐसे होता है। कह रहा है कि जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। घटते क्रम में लिखेंगे तो अवरोही होगा, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोही होगा। यहाँ पूछ रहा है घटते क्रम में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं। मूल संख्या में वृद्धि करना अथवा योग करना क्या कहलाता है भैया। किसी संख्या में वृद्धि कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, ये क्या है, जोड़ना ही तो होगा, है ना। गुणा मत कर देना, कहो कि गुणा करने भी बढ़ता है। यहाँ पे योग जो लिख दिया ना, योग, इसी कारण से यहाँ पे जोड़ होगा। ह्रास बोले तो घटाना कर दोगे। किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं, 2 मान होते हैं भैया। एक तो उसका जाति मान होता है, एक स्थानीय मान होता है ना, एक फेस वैल्यू होता है और एक प्लेस वैल्यू होता है, ठीक। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5256 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 50 है, और 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 ही है, ठीक। फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है, सेम नंबर ही फेस वैल्यू होता है। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो किस प्लेस पर है ना, ये टेंस पर है, मतलब दहाई पे है तो 50 हो गया। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, वही रख दो। स्थानीय मान को हम, जैसे इकाई है, इसका स्थानीय मान 6 होगा, दहाई है तो इसका स्थानीय मान 50 होगा, यही होता है। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100, और 3 अंकों की सबसे पहली संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी क्या है, 100। तो भैया इस तरीके से हमने 2016 के और 2017 के इन दोनों का मिला करके दोनों के MCQ सॉल्व कर लिए हैं। 15 MCQ, मतलब कुल 30 MCQ हमने 15 मिनट में सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग 2016 के बाद 2017 2018 इनको भी करेंगे।